आज की दुनिया में सुपर पावर बनने का जो मायना है ना, वो मदद करने से नहीं, धमकाने से तय होता है। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच यही है कि दुनिया में वही देश टिकता है जो अपना हित पहले देखता है। भारत की सबसे बड़ी गलती क्या है कि भारत हर जगह मदद करके, हर जंग में राहत देकर, हर संकट में दान करके यह सोचता है कि इससे दुनिया भारत की आभारी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि 2-4 दिन तो हर देश भारत का गुणगान करता है, लेकिन फिर वही देश भारत की पीठ में छुरा घोंप देता है। और यही वजह है कि भारत बार बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धोखा खाता है। लेकिन आज अमेरिका ने फिर यह साबित कर दिया कि दुनिया में वही टिकता है जो पड़ोसी को जरूरत के वक्त थप्पड़ दिखाए। अमेरिका ने ऐसे ही नहीं किया। यह कोई इमोशनल फैसला नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति है। इस वक्त जो बयान अमेरिका की तरफ से आया है वह सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप का बयान नहीं है, बल्कि अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों का एकजुट निर्णय है, यानी रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट भी, मतलब सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। अमेरिका में इस पर कोई विवाद नहीं, और इसका मतलब बहुत साफ है कि आने वाले समय में अमेरिका नाटो को छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले समझिए यह निर्णय किस तरह लिया गया। इस साल नाटो की जो मीटिंग हुई उसमें इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका का कोई भी टॉप प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, ना विदेश मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना कोई वरिष्ठ अधिकारी। अमेरिका की कुर्सी मीटिंग में खाली रखी गई, और यह सिर्फ अनुपस्थिति नहीं थी, यह एक मैसेज था, एक सीधा संकेत कि अमेरिका अब नाटो को अपने कंधों पर ढोने के मूड में नहीं है। इसके बाद जो असली विस्फोट हुआ वो आज आया। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि 2027 के बाद अमेरिका नाटो में अपना नेतृत्व समाप्त कर देगा, यानी अमेरिका नाटो का लीडर नहीं रहेगा। मतलब क्या? मतलब नाटो पूरी तरह यूरोपीय देशों की जिम्मेदारी बन जाएगा। अमेरिका नाम का बोर्ड रहेगा, सदस्यता रहेगी, लेकिन नेतृत्व नहीं, यानी अमेरिका बिना बाहर निकले ही नाटो से बाहर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है, तो जो आधिकारिक कारण है वो सुनिए। अमेरिका कह रहा है कि यूरोप के देश अपनी सुरक्षा पर खर्च करना ही नहीं चाहते। वो अपने सारे पैसे अपनी जनता को सुविधाएं देने में लगा देते हैं। अपने देश में खुशहाली, अपनी पब्लिक को आराम, अपने लोगों को सुविधाएं और डिफेंस का बिल अमेरिका के नाम। इतना आनंद किसी को क्यों मिले? और साल दर साल अमेरिका को अपनी सेना पर इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि उसका मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। अमेरिका का कर्ज खतरनाक स्तर पर है, और इस खर्च की वजह नाटो है। लेकिन सवाल यह कि इतने सालों से अमेरिका यह सब क्यों सहता रहा? तो असली बात यह कि ठंडे युद्ध के समय से लेकर आज तक अमेरिका नाटो की आड़ में यूरोप पर नियंत्रण रखता था। अमेरिका को यह फायदा था कि यूरोप उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। चीन का उठान हो चुका है, रूस ने खुलकर टकराना शुरू कर दिया है, और अमेरिका को अपने संसाधन एशिया में लगाने हैं। अमेरिका समझ चुका है कि असली लड़ाई यूरोप में नहीं, इंडो पैसिफिक में है। और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि यूरोप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। लेकिन भाई ये सिर्फ आधिकारिक कारण है, इसके पीछे असली रणनीति क्या है वो समझिए। पिछले 9 साल में अमेरिका ने बार बार कहा कि यूरोप अपने डिफेंस पर खर्च बढ़ाए। पहले ट्रंप ने 4 साल कहे, फिर बिडेन ने 4 साल बोले, अब फिर ट्रंप। यानी दोनों पार्टियां एक ही बात कह रही थीं, लेकिन यूरोप सुनने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने कहा बढ़ाओ, यूरोप बोला देंगे। अमेरिका ने कहा अब बढ़ाओ, यूरोप बोला करेंगे, और आज तक नहीं किया। अमेरिका समझ चुका है कि यूरोप मीठी बातें करेगा, वादे करेगा, लेकिन खर्च नहीं बढ़ाएगा। और रूस यूरोप के बिल्कुल सामने खड़ा है। पुतिन खुलकर कह रहा है कि वह यूरोप पर हमला करने को तैयार है। यानी यूरोप के लिए इस समय सबसे जरूरी चीज क्या है? नाटो की सुरक्षा। और इसी समय अमेरिका ने लात चलाकर बोला कि अब हम नहीं बचाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने यूरोप के गले पर सुरक्षा की रस्सी डालकर उसे मजबूर कर दिया है कि वो खर्च बढ़ाए। ये एक तरह का फोर्सफुल एग्रीमेंट है। अमेरिका ने कहा कि अगर तुम नाटो को बचाना चाहते हो तो अपनी जेब खुली करो। अब यहां सवाल यह उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा, क्योंकि भारत की पोजीशन इस समय बहुत अहम है। चीन भारत के खिलाफ लगातार रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान को चीन खुलकर मदद देता है, और रूस भारत का पुराना मित्र है। लेकिन रूस अब यूरोप के खिलाफ है। अमेरिका यूरोप से हट रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं एशिया में अपनी पकड़ बढ़ाएगा। भारत को इस वक्त समझना होगा कि अमेरिका की इस नीति का फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि जब अमेरिका यूरोप को छोड़कर इंडो पैसिफिक पर फोकस करेगा तो भारत की उपयोगिता बढ़ जाएगी। अमेरिका चाहे तो भारत को चीन के खिलाफ एक बड़ी ताकत की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और यही भारत का फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की नीति हमेशा खुद के हित के लिए होती है।
आज वो भारत के साथ रहेगा, लेकिन कल वही भारत के खिलाफ भी जा सकता है, और ये भारत पहले भी कई बार झेल चुका है। इसलिए भारत को अमेरिका के साथ रणनीति बनानी होगी, दोस्ती नहीं। यहां एक अहम बात यह भी है कि अमेरिका की इस नीति से रूस का हाथ और मजबूत हो सकता है, क्योंकि जैसे ही नाटो कमजोर होगा, यूरोप डरा हुआ रहेगा और रूस इस डर का फायदा उठाएगा। वो यूरोप को धमकाएगा, डराएगा, बात मनवाएगा। इसका मतलब दुनिया दो ध्रुवों में बंट जाएगी, अमेरिका इंडो पैसिफिक में और रूस यूरोप में और चीन एशिया में। यानी विश्व व्यवस्था बदल रही है, और जब भी विश्व व्यवस्था बदलती है, भारत के पास मौका आता है। लेकिन भारत को वही गलती नहीं करनी चाहिए जो पिछले 70 सालों से की गई है। मतलब दान, मदद, चैरिटी, राहत, सहायता, ये सब छोड़कर भारत को अपने हित के लिए सोचना होगा, क्योंकि इस समय दुनिया में वही टिकता है जो सबसे पहले अपने हित को रखता है। और अब एक सवाल जो आप पूछेंगे, क्या अमेरिका सच में नाटो छोड़ देगा? इसका जवाब यह है कि अमेरिका औपचारिक रूप से शायद न छोड़े, लेकिन वास्तविक रूप से छोड़ चुका है। लीडरशिप खत्म होकर सदस्यता रहना, इसका मतलब है अमेरिका सिर्फ नाम के लिए रहेगा। अगले कुछ सालों में यह तस्वीर और साफ होगी और यूरोप की हालत और खराब होगी, क्योंकि यूरोप चाहे या ना चाहे उसको डिफेंस पर खर्च करना पड़ेगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है और अब सैन्य खर्च बढ़ेगा। इससे यूरोप और कमजोर होगा। और अब सवाल, कौन जीतेगा, रूस या यूरोप? यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका दूर बैठकर तमाशा देखेगा। इसका दूसरा मतलब चीन पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका अपनी सेना, अपने संसाधन और अपना ध्यान चीन पर लगाएगा। और यह भारत के लिए मौका है कि भारत अमेरिका की रणनीति को अपने हित के लिए इस्तेमाल करें। अमेरिका के इस फैसले के बाद अब यूरोप ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है जहां ना तो उसके पास युद्ध की क्षमता है और ना ही रूस के सामने खड़े होने की हिम्मत। सच यह है कि यूरोप पिछले 30 सालों से शांति के काल में जी रहा था, और उसने अपनी सेना को, अपने हथियारों को, अपने डिफेंस खर्च को एक नाम मात्र की औपचारिकता बना दिया। जो हथियार यूरोप के पास हैं, वे भी अमेरिका की तकनीक पर निर्भर हैं, और जिस दिन अमेरिका तकनीकी सपोर्ट कम कर देगा, उसी दिन यूरोप की सेना आधी रह जाएगी। इसीलिए आज यूरोप के सामने दो रास्ते हैं। पहला, डिफेंस पर खर्च बढ़ाकर रूस के खिलाफ खुद को तैयार करना। दूसरा, रूस को संतुष्ट करना ताकि युद्ध का खतरा कम हो जाए। लेकिन दोनों रास्ते यूरोप के लिए खतरे वाले हैं। अगर यूरोप डिफेंस बजट बढ़ाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था टूटेगी, और अगर रूस को खुश करता है तो वह अमेरिका के खिलाफ जाएगा। दोनों ही स्थितियों में यूरोप की भूमिका घटेगी। अब सवाल उठता है कि रूस इस स्थिति का कैसे इस्तेमाल करेगा। रूस बहुत साफ तरीके से यह समझ चुका है कि अमेरिका अब यूरोप को बचाने नहीं आएगा। इसका मतलब रूस के पास अब खुला मैदान है। रूस पहले यूक्रेन को, फिर बाल्टिक देशों को और फिर पोलैंड तक को दबाने की कोशिश कर सकता है। पुतिन का उद्देश्य सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि यूरोप पर प्रभाव बढ़ाना है, और जब डर बढ़ता है तब प्रभाव बढ़ता है। रूस की रणनीति पिछले 3 सालों से स्पष्ट है। पहले यूक्रेन को जंग में उलझाया, फिर यूरोप को गैस और ऊर्जा सप्लाई से ब्लैकमेल किया। अब यूरोप को डर दिखाया कि अमेरिका हट गया तो सुरक्षा के बिना यूरोप तुम्हारे बस की बात नहीं। रूस चाहेगा कि यूरोप उसके साथ डील करे, और यूरोप डील करेगा क्योंकि उसके पास विकल्प कम है। अब बात चीन की। चीन को इस स्थिति से सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका यूरोप से हटेगा, अमेरिका पूरी शक्ति एशिया में लगाएगा। इसका मतलब है इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ेगा। चीन भारत को उलझाएगा, दक्षिण चीन सागर में दबाव बनाएगा और ताइवान पर लगातार खतरा बढ़ाएगा। चीन की रणनीति यही है कि अमेरिका को एशिया में फंसाए रखें और खुद अफ्रीका और मध्य एशिया में अपनी पकड़ बढ़ाता रहे। लेकिन इस खेल में भारत कहां खड़ा है? भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है। चीन लगातार भारत की सीमाओं पर आक्रामक है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक दखल देता है और भारतीय महासागर में समुद्री सैन्य उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है। मतलब चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार बनाना चाहता है। भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए या रूस के साथ, यह सवाल भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर भारत अमेरिका के साथ जाएगा तो रूस नाराज होगा। अगर भारत रूस के साथ जाएगा तो अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को उतना सपोर्ट नहीं देगा। इसलिए भारत को तटस्थ रहकर दोनों को अपने हित में इस्तेमाल करना होगा। भारत की ताकत यही है कि भारत किसी के साथ पूरी तरह नहीं जाता, लेकिन किसी को पूरी तरह छोड़ता भी नहीं। यही नीति भारत को फायदा दिला सकती है। आने वाले समय में भारत को रूस से ऊर्जा, हथियार और भू राजनीति में सहयोग चाहिए, लेकिन अमेरिका से तकनीक, निवेश
और सुरक्षा साझेदारी की जरूरत है। भारत का असली खेल यही है कि अमेरिका और रूस दोनों को यह लगे कि भारत उसके साथ है, लेकिन असल में भारत अपने हित में स्वतंत्र रहे। और यही नीति भारत को तीसरे ध्रुव के रूप में खड़ा कर सकती है। चीन और अमेरिका एक दूसरे से भिड़ेंगे, रूस और यूरोप एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे और भारत खुद को भविष्य की शक्ति के रूप में पेश करेगा। अब बात करें भारत की आंतरिक नीति की। भारत को इस वक्त 3 मोर्चों पर लड़ना है। पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत का इंडो पैसिफिक महत्व। चीन लगातार भारत के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर चलाता है और इंडो पैसिफिक में चीन की नौसेना हर साल मजबूत हो रही है। अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक में अधिक सक्रिय होता है तो भारत के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन इससे चीन और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। भारत को यह समझना होगा कि अमेरिका के साथ रणनीति इसलिए नहीं बनानी है कि अमेरिका अच्छा दोस्त है, बल्कि इसलिए बनानी है कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्त बदलते हैं, दुश्मन स्थायी होते हैं। अब इस फैसले से भारत के व्यापार, रक्षा और कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना जरूरी है। सबसे पहले व्यापार। यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे। यूरोप के बाजारों में भारत को दबाव देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन इस स्थिति का फायदा लेकर यूरोप को चीनी कंपनियों के लिए खोलने की कोशिश करेगा। मतलब भारत को व्यापार में नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत अमेरिका के बाजार में बढ़त हासिल कर सकता है। रक्षा के मामले में नाटो कमजोर होगा तो रूस और यूरोप के बीच हथियारों की दौड़ बढ़ेगी। इससे वैश्विक हथियार बाजार में भारत के लिए नई संभावनाएं आएंगी। भारत हथियारों का निर्यात बढ़ा सकता है, लेकिन चीन रूस से और ज्यादा नजदीक होगा। कूटनीति की बात करें तो भारत के पास अब एक बड़ा अवसर है। दुनिया विभाजित हो रही है। चीन और रूस एक तरफ, अमेरिका और इंडो पैसिफिक देश दूसरी तरफ, यूरोप कहीं बीच में। भारत इस स्थिति में एक नया ध्रुव बन सकता है। अमेरिका और यूरोप दोनों भारत को सहयोग देना चाहेंगे, क्योंकि भारत चीन का मुकाबला कर सकता है। इसी वजह से भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी। अब एक और बड़ा सवाल, क्या नाटो टूट जाएगा? इसका जवाब है नाटो आधिकारिक रूप से शायद न टूटे, लेकिन नाटो की सैन्य ताकत निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि नाटो का दिल अमेरिका है और जब दिल ही हट जाए तो शरीर कितना चलेगा। आगे की स्थिति में नाटो का नाम रहेगा, लेकिन उसकी ताकत यूरोपीय देशों की आर्थिक क्षमता पर निर्भर होगी और यह क्षमता पहले से ही कमजोर है। अब बात आती है पुतिन की। पुतिन का सपना सोवियत यूनियन को फिर से खड़ा करना नहीं, बल्कि सोवियत प्रभाव को फिर से स्थापित करना है। रूस सेना के दम पर यूरोप को डराकर अपने हिसाब से चलाना चाहता है और अब उसके रास्ते में अमेरिका नहीं होगा। यह रूस के लिए जीवन का सबसे ज्यादा अनुकूल समय है। रूस इस मौके को खोएगा नहीं। भारत को इस स्थिति में रूस से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रूस भारत के लिए सैन्य शक्ति, ऊर्जा और भू राजनीति में बहुत उपयोगी है। वहीं रूस भारत को संयुक्त राष्ट्र में समर्थन देता है। वहीं रूस भारत को चीन से संभाल कर रखता है। इसलिए भारत को रूस को नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत को यह भी तय रखना होगा कि चीन और रूस की दोस्ती भारत के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए रूस को चीन के करीब जाने से रोकने की कोशिश करनी होगी। अब इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट में है, लेकिन चीन पाकिस्तान के माध्यम से भारत को परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। चीन पाकिस्तान को रक्षा, तकनीक और आर्थिक सहायता देगा ताकि पाकिस्तान भारत को पश्चिमी सीमा पर उलझाए रखे। यह चीन की क्लासिक रणनीति है। भारत को पाकिस्तान को एक बड़े खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी परेशानी की तरह देखना चाहिए। असली युद्ध चीन से है। पाकिस्तान सिर्फ चीन का हथियार है। यहां से आगे का असली गेम 2027 के बाद शुरू होगा, जब अमेरिका नाटो से नेतृत्व हटाएगा और यूरोप अकेला खड़ा होगा। दुनिया 2 हिस्सों में बंटेगी और भारत को तीसरे हिस्से के रूप में उठने का मौका मिलेगा। दुनिया के बदलते समीकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले 10 सालों में कौन सी ताकतें उभरेंगी और कौन सी ताकतें कमजोर होंगी। अमेरिका ने नाटो का नेतृत्व छोड़कर जो संकेत दिया है, वह सिर्फ यूरोप के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था के खिलाफ एक भूचाल है। अमेरिका यह समझ चुका है कि उसकी शक्ति सीमित है और उसे अपने संसाधनों का इस्तेमाल वहां करना होगा जहां उसके असली हित हैं। इसलिए अब अमेरिका यूरोप को पीछे छोड़कर एशिया की तरफ मुड़ रहा है। यह वही एशिया है जहां चीन लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। चीन का सपना सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है। चीन ने पिछले 10 साल में अफ्रीका, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक में आर्थिक निवेश किया है और इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है। चीन यह चाहता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था उसके अधीन हो जाए और उसके माध्यम से वह राजनीतिक दबाव बनाता रहे। लेकिन अमेरिका यह समझ चुका है कि चीन की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसकी भू रणनीति है। चीन हर जगह ऐसे कदम उठा रहा है जो उसे अमेरिका के बराबर खड़ा कर दें।
अब इस संघर्ष में भारत कहां है? भारत की स्थिति इस समय सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। भारत चीन के बिल्कुल बगल में है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला लोकतंत्र है और भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। अमेरिका को चीन के खिलाफ किसी ऐसे देश की जरूरत है जो सैन्य रूप से भी सक्षम हो और राजनीतिक रूप से भी स्थिर। यही कारण है कि अमेरिका भारत को अपने सबसे बड़े साझेदार के रूप में देख रहा है। लेकिन भारत को यह याद रखना होगा कि अमेरिका कभी किसी का भरोसेमंद दोस्त नहीं रहा। अमेरिका की नीति हमेशा हितों पर आधारित होती है। आज अमेरिका भारत के साथ है क्योंकि उसे चीन को रोकना है, लेकिन कल चीन के साथ कोई समझौता हो जाए तो अमेरिका भारत को भूल सकता है। इसलिए भारत को दोनों तरफ से अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर भारत आने वाले 10 सालों में सुपर पावर के रास्ते पर चलना चाहता है तो उसे 3 चीजें करनी होंगी। पहली, सैन्य विस्तार। भारत को अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना को दुनिया के टॉप 5 में लाना होगा। दूसरी, तकनीकी आत्मनिर्भरता। भारत को रक्षा उपकरण, मिसाइल, लड़ाकू विमान, जहाज और साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना होगा। तीसरी, विदेश नीति की स्वतंत्रता। भारत को अमेरिका या चीन के बीच किसी एक का एजेंट नहीं बनना चाहिए। भारत को अपने हित के अनुसार दोनों से सहयोग लेना चाहिए। अब सवाल है कि अमेरिका और चीन का अंतिम टकराव कब होगा? यह टकराव सैन्य भी हो सकता है और आर्थिक भी। अमेरिका चीन को सैन्य रूप से रोक नहीं सकता क्योंकि चीन के पास परमाणु हथियार और भारी सेना है, लेकिन अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 4 सालों में अमेरिका ने चीन के खिलाफ जिस तरह टैरिफ, प्रतिबंध और व्यापार बाधाएं लगाई हैं, उससे चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हुई है। चीन की कंपनियां वैश्विक दबाव में आ गई हैं और चीन की अर्थव्यवस्था अब इतनी तेज नहीं बढ़ रही। इसी कारण चीन लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है ताकि भारत अमेरिका के साथ ज्यादा न जाए। चीन ने सीमा विवाद को बढ़ाया, लद्दाख में सेना बढ़ाई, अरुणाचल में दावा किया और भारतीय समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ाया। चीन की कोशिश यही है कि भारत को अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव में रखा जाए, लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य नीति को बहुत तेजी से मजबूत किया है। भारत इंडो पैसिफिक में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। भारत क्वाड का हिस्सा है जो चीन को रोकने के लिए बनाया गया है और यह सब चीन को परेशान कर रहा है। अब बात करते हैं रूस की। रूस और चीन की दोस्ती इस समय अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन रूस हमेशा चीन के साथ नहीं रहेगा। रूस यह समझता है कि चीन उसके भविष्य के लिए भी खतरा है। रूस की सीमा चीन से लगती है और अगर चीन बहुत शक्तिशाली हुआ तो रूस के संसाधनों पर खतरा आएगा। इसलिए रूस चाहता है कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती मजबूत बनी रहे ताकि रूस चीन को संतुलित रख सके। भारत को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। एक तरफ रूस ऊर्जा, तेल और हथियार देता है, दूसरी तरफ अमेरिका तकनीक, व्यापार और समर्थन देता है। भारत अगर दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो भारत अगले 10 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाएगा। अब बात आती है यूरोप की। यूरोप अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां उसकी सुरक्षा यूरोप के हाथ में है और यह यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी है। यूरोप के देशों ने पिछले कई दशकों में अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पर छोड़ दी और अब उन्हें समझ में आएगा कि बिना अमेरिका के सुरक्षा कितनी महंगी होती है। यूरोप को अपनी सुरक्षा पर खरबों यूरो खर्च करने होंगे और यह खर्च उनकी अर्थव्यवस्था को हिला देगा। यूरोप को रूस से समझौता करना पड़ेगा या फिर उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। दोनों ही विकल्प मुश्किल हैं। अगर यूरोप समझौता करता है तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म होगी और अगर यूरोप रूस से लड़ता है तो युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। दोनों ही स्थितियों में यूरोप की ताकत कमजोर होगी। अब अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो दुनिया में नए भू राजनीतिक गठबंधन बनेंगे। चीन रूस के साथ जाएगा, अमेरिका भारत और जापान के साथ जाएगा, यूरोप बीच में रहेगा और इस स्थिति में भारत का कूटनीतिक महत्व बढ़ेगा। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ उपयोग करेगा और यूरोप भारत को रूस से बातचीत के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत दोनों तरफ से लाभ उठाएगा, लेकिन भारत को एक बात का ध्यान रखना होगा कि भारत को चैरिटी या दान पर आधारित विदेशी नीति नहीं चलानी। दुनिया में कोई देश मदद से हीरो नहीं बनता, ताकत से सुपर पावर बनता है। भारत को दूसरों के संकट में उतरकर राहत बांटने से पहले अपने हित को देखना चाहिए। भारत जितना मजबूत होगा, दुनिया भारत का उतना सम्मान करेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या भारत अगले 10 सालों में सुपर पावर बन सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि भारत को सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी शक्ति को एक साथ बढ़ाना होगा। चीन की चुनौती सबसे बड़ी है और यदि भारत चीन का मुकाबला करने में सफल हो जाता है तो भारत की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। भारत को समुद्री क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को और शक्तिशाली बनाना होगा और इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका को और मजबूत करना होगा। दुनिया की नई राजनीति समुद्रों में होने वाली है।
जमीनों पर नहीं, और जो समुद्रों पर राज करेगा वही दुनिया पर प्रभाव डालेगा। भारत को साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि भविष्य के युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, तकनीक से लड़े जाएंगे। चीन इस समय साइबर युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और अगर भारत पीछे रहा तो भारत को भारी नुकसान होगा। भारत के पास एक और फायदा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया लोकतंत्र को महत्व देती है। चीन की तानाशाही प्रणाली के मुकाबले भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया में बेहतर स्वीकार की जाती है। यही भारत की सॉफ्ट पावर है और यह भारत को विश्व व्यवस्था में एक नैतिक नेतृत्व दे सकती है। लेकिन भारत को भावनाओं में नहीं, रणनीति में सोचना होगा। दुनिया की राजनीति में नैतिकता नहीं, हित चलता है, और जो देश अपने हित को पहले रखता है वही दुनिया पर शासन करता है। आने वाले 10 सालों में भारत को अपनी जनता, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सेना के लिए बड़े और कठोर फैसले लेने होंगे। यह समय भारत के लिए ऐतिहासिक है। अगर भारत ने सही दिशा चुनी तो भारत सुपर पावर के रास्ते पर होगा, और अगर भारत भावुकता में चला तो यह अवसर फिर शायद 100 साल तक न मिले। इसलिए भारत को इस समय हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। चीन की चुनौती को नजरअंदाज करना गलती होगी, अमेरिका पर ज्यादा भरोसा करना भी गलती होगी, और रूस से दूरी बनाना भी गलती होगी। भारत को अपनी विदेश नीति को इस तरह बनाना होगा कि हर देश भारत को जरूरत समझे, लेकिन भारत किसी की जरूरत न बने। यही असली सुपर पावर की निशानी है। दुनिया बदल रही है, शक्तियां बदल रही हैं, रणनीतियां बदल रही हैं, और यह समय भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है। भारत को अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति की तरह व्यवहार करना होगा। भारत को अपनी सेना बढ़ानी होगी, तकनीक बढ़ानी होगी, कूटनीति मजबूत करनी होगी, और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अमेरिका की इस नीति ने दुनिया को एक नया मोड़ दिया है। अब दुनिया 2 ध्रुवों में नहीं, 3 ध्रुवों में बंटेगी, और भारत तीसरा ध्रुव बन सकता है। यह भारत के हाथ में है कि भारत यह मौका पकड़ता है या नहीं। अब अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।